हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड जर्नी विद ललित। आज हम बात करेंगे HTML टेबल के बारे में। टेबल वेब डेवलपमेंट में डेटा को ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। इस वीडियो में हम HTML टेबल्स के सारी डिटेल्स कवर करेंगे, इंक्लूडिंग बेसिक सिंटैक्स, एट्रीब्यूट्स और कुछ एडवांस टेक्निक्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टेबल। ये और टैग्स की तरह ही होता है, जैसे हम हेड वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरीके से टेबल होता है। टेबल का एक ओपनिंग टैग होता है और इसका एक क्लोजिंग टैग होता है। अब इस टेबल के अंदर हमको सबसे पहली चीज़ लिखनी होती है TR। ये TR का मतलब होता है टेबल रो। तो जैसे कि अगर आपने एक्सेल में कभी देखा होगा कि आप वहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं, देन उसके नीचे आप कॉलम्स बनाते हैं और उसके अंदर आप डेटा फिल करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस टू दैट पर्टिकुलर हेड। तो उसी तरीके से हम टेबल पे भी ये यूज़ करते हैं। TR स्टैंड करता है टेबल रो के लिए। अब इस टेबल रो के अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। जो पहली चीज़ होती है वो होता है टेबल का हेड। उसको बनाने के लिए हम लिखते हैं TH, जिसको बोला जाता है टेबल हेड। अब इसके अंदर मैं अभी के लिए एक वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से नेम, और मैं एक और हेड बना देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ एज। तो ये होता है एक तरीके का हेडर पार्ट बनाया मैंने, जिसमें मैंने एक रो बनाई है। उस रो के अंदर मैंने TH यूज़ करे हैं, जिसमें मैंने दो हेडर्स बनाए हैं। तो इसी तरीके से मैं एक और बार TR को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, TR बना रहा हूँ, और इसके अंदर इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ TD का मतलब होता है टेबल डेटा। आप इसको HTML लैंग्वेज में सेल्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने हेड लिखा था उसके कॉरेस्पॉन्डेंस का जो डेटा है वो मैं इसके अंदर लिखता हूँ। तो चलिए मैं अभी के लिए यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ ललित, और एज में मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से 35 मैं अभी के लिए एज पर लिख देता हूँ। तो मैं इसको सेव करके जल्दी से अपना सर्वर ऑन करता हूँ। ऑन करते ही आप देखोगे कि एक बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है मेरे ब्राउज़र के ऊपर। तो अभी ये कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे नेम और एज बोल्ड में लिखे हुए हैं और उसके नीचे उनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो जो TH टैग होता है हमारा, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही होता है कि वो अपने हेड को बोल्ड करके और सेंटर अलाइन करके रखता है। ये TH का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जबकि TD में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होता, वो नॉर्मली लेफ़्ट अलाइन पे ही चलता है। तो चलो, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। तो अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, तब आप देखोगे कि यहाँ पर एक सेल्स के अराउंड में एक बॉर्डर डिफाइन हो चुका है। तो ये बॉर्डर बेसिकली जो ये आपके सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उनके आजू बाजू एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट आप अभी भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक गैप्स आ रहे हैं इनके बीच में। तो ये गैप्स को कैसे कम किया जाता है वो हम CSS वाले लेक्चर पे सीखेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं विड्थ। अब इस विड्थ के अंदर मैं कोई भी विड्थ डाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 100% भी डाल सकता हूँ अगर मेरे को फुल विड्थ पे दिखाना है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे 500 पिक्सल ले रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोई PX नहीं लिखा है, क्योंकि पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे 500 ले रहा हूँ अभी, जो कि पिक्सल है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करके आता हूँ तो आप देखोगे मेरा टेबल जो है 500 पिक्सल पे स्ट्रेच हो चुका है। तो जो कॉलम्स थे वो भी अकॉर्डिंगली स्ट्रेच हो चुके हैं टेबल के साथ साथ। तो जैसे जैसे विड्थ मेरी टेबल की बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरे सेल्स की भी विड्थ बढ़ेगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो हेड होता है वो अपने अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करके रखता है और सेंटर अलाइन करके रखता है। तो आप देख सकते हो इस TH के अंदर, इस हेड के अंदर ये सेंटर अलाइन हो रखा है और बोल्ड हो रखा है, और इसको भी आप देख सकते हो ये सेंटर अलाइन है और बोल्ड है। बट अगर आप TD के केस पे देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लेफ्ट अलाइन हो रखा है और बोल्ड भी नहीं हो रखा, क्योंकि ये उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है। TH का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई विड्थ। तो बात करते हैं एक और एट्रीब्यूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस TR को फिर से एक और बार कॉपी कर देता हूँ, ताकि ये 2 रोज़ और ऐड हो जाए, 2 रो हो जाए नीचे। तो जिस तरीके से हम विड्थ को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम एक हाइट एट्रीब्यूट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैंने विड्थ में दी थी, तो यहाँ पर मैं 400 पिक्सल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 400 पिक्सल किया, तो अब आप देखोगे कि जो मेरी टेबल की हाइट थी वो 400 पिक्सल हो गई, बट जितने भी मेरे सेल्स थे उनकी हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि जब भी टेबल की हाइट इंक्रीज़ होगी तो सेल की हाइट भी अपने आप इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो
जब खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है उस हाइट के ऊपर। तो ये थंब रूल है, जब भी टेबल की हाइट बढ़ेगी तो आपके कॉलम्स की, आपके सेल्स की हाइट भी उनके साथ साथ ग्रो होगी, क्योंकि वो खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं टेबल की हाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये तो है जब मैंने टेबल पे हाइट डाली है। तो क्या अगर मैं इंडिविजुअल सेल के ऊपर कोई भी हाइट डालता हूँ तो वो किस तरीके से, क्या वो स्ट्रेच करेगा, क्या वो भी हाइट ले लेगा अपनी पूरी? चलो आप ये भी जानते हैं एक बारी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पहली रो के पहले टीडी के ऊपर मैं एक स्टाइल ऐड कर रहा हूँ। स्टाइल अगेन एक एट्रीब्यूट है जो आप किसी भी टैग के ऊपर डाल सकते हो, चाहे TR हो TH हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक हाइट प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ और लेट्स से मैं इस पर बोल देता हूँ 500 पिक्सल। तो जब मैं इसमें 500 पिक्सल लिखता हूँ तो अब आप देखोगे कि जो ये वाला जो सेल था उसकी हाइट 400 पिक्सल हो चुकी है, सॉरी 500 पिक्सल हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखोगे कि इसकी 500 पिक्सल हाइट हो चुकी है। तो आप देखोगे कि मैंने तो सिर्फ इस TD पे स्टाइल डाला था, बट आप देखोगे इसके साइड वाला जो TD है वो भी स्ट्रेच हो गया है। वो इसलिए स्ट्रेच हो गया है, ये एक और थंब रूल है कि जब भी आपके रो के अंदर कोई भी सेल स्ट्रेच होगा, हाइट में कभी भी स्ट्रेच होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी सेल्स हैं वो सब भी साथ में स्ट्रेच होंगे। ये बेसिक का रूल है और ये थंब रूल है, ये ऐसा होगा क्योंकि आप देखो मैंने यहाँ पर हाइट डाली थी तो ये जो TD था ये भी इक्वली उतना ग्रो कर गया जितना मेरा लेफ्ट वाला TD कर रहा था। तो ये एक और थंब रूल है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए ये स्टाइल को वापस यहाँ से हटा देता हूँ और मैं हाइट को भी हटा देता हूँ, इसको वापस 500 पिक्सल विड्थ पे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जो टेबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, तो सबसे पहले एक और चीज़ कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप टेबल में सिर्फ 2 ही हेड डाल सकते हो या फिर 2 ही कॉलम डाल सकते हो, आप इसको कितना भी इस पर ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए एक और ऐड कर देता हूँ एज, और साथ में मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ उसकी वैल्यू। तब आप देखोगे कि यहाँ पर 3 हेडिंग हो चुकी है और 3 उनकी वैल्यूज़ हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अब टेबल का एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो होता है सेल स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या काम करता है? तो अगर मैं टेबल पे आके लिखता हूँ सेल स्पेसिंग और यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ 20, तो ये 20 जो है वो PX में काम कर रहा है फिर से। अब ये क्या करता है कि ये सेल्स के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करता है कि हमको सेल्स के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं अब यहाँ जाके देखूँ, आप देखोगे हर सेल के बीच में 20 पिक्सल का डिस्टेंस आ चुका है। तो इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो ये बहुत यूज़ होगा आगे, अगर आप जब टेबल्स बनाएंगे और आपको एक ग्लोबली कुछ स्पेसिंग डालनी होगी तो आप इसको बहुत यूज़ करोगे। देन इसी की तरह एक और प्रॉपर्टी आती है, एक और एट्रीब्यूट आता है जिसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या चीज़ होती है? अगर मैं इसको दे दूँ 20 पिक्सल, तो अब ये क्या करेगा, ये सेल स्पेसिंग की तरह बाहर से कुछ ऐसा स्पेस या डिस्टेंस नहीं बनाता। ये क्या करता है कि जितने भी हमारे पास सेल है उनके अंदर एक पैडिंग ऐड कर देता है उतने पिक्सल की। तो अगर मैं वापस से यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तब आप ये देखोगे कि इस हेड के अंदर आप देखोगे चारों तरफ से 20 पिक्सल की मेरे पास एक पैडिंग आ चुकी है। और ये सिर्फ हेड के लिए नहीं, ये TD के लिए भी काम करता है। ये जितने भी सेल होंगे सबके लिए काम करेगा और सब में उतनी पैडिंग ऐड कर देगा जितना आपने सेल पैडिंग के अंदर डिफाइन किया होगा। तो ये फ़र्क होता है पैडिंग में और स्पेसिंग में, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग में ये फ़र्क होता है। तो मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ सेल स्पेसिंग, वापस से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू लेट्स से 20, तो आप देखोगे कि ये दोनों इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। मैं स्पेसिंग भी ऐड कर सकता हूँ और मैं पैडिंग भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये दोनों ही वैलिड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको एक बारी वापस से रिवर्ट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया अपनी बेसिक। अब इस पे हम 2 चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं जो बहुत यूज़ होती है HTML के अंदर। अब वो क्या चीज़ होती है कि मान लो कि हमारे पास ये HTML है, ये टेबल है हमारे पास, बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, हम चाहते हैं कि सेल तो हमारे पास 3 हो, मतलब ये जो हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं ये तो हम 3 सेल्स में डिस्प्ले करें, बट मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पे हेडर 2 ही होनी चाहिए रादर देन 3। मैं चाहता हूँ कि ये 2 ही हेडर होने चाहिए मेरे पास, नेम और एज, बस। तो इस केस में मुझे करना क्या होगा कि मेरे को इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मर्ज करना होगा ताकि
मैं दोनों को एक सेल बना सकूं मर्ज करके। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। तो आइए देखते हैं कॉल स्पैन कैसे काम करता है। तो मैं हूं अभी टी आर के अंदर TH में, तो जो सेकेंड TH है मेरा, मैं उसके अंदर लिख रहा हूं कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। अब मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? 2 का मतलब ये है, हम उसको ये बता रहे हैं कि हमें कितने कॉलम्स को मर्ज करना है। तो एक कॉलम तो वही है जहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कॉल स्पैन, और एक कॉलम उसके बाद है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाना है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूँ तो लॉजिकली इसका कोई काम नहीं बचा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि अब मेरे को 2 को एक करना है। तो दैट मीन्स वो दोनों एक ही जगह पे मर्ज हो गए हैं, तो वो एक बन गया है। तो मैं जब इसको सेव करूंगा तब आप देखोगे कि ये 2 हेड में कन्वर्ट हो गया। तो जो आखिरी के जो 2 सेल थे वो दोनों मर्ज होके एक हो गया है। तो बेसिक रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 5 हेडर है तो आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, तभी आप वो हेड बना रहे हो। अगर आपने एक्सेल कभी देखा होगा तो उस एक्सेल के अंदर आप देखते हो कि ऊपर हमने अगर 5 हेडर बनाए हैं तो उन 5 की हम कुछ वैल्यू भी ऐड करते हैं नीचे, अननेसेसरी नहीं बनाते। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम 2 हेड को यूज़ करके किसी एक इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कॉल स्पैन का, जिसके अंदर हम 2 सेल्स को मर्ज कर देते हैं। तो लॉजिकली अगर मेरे पे 3 डेटा था, 3 कॉलम्स थे, तो मेरे हेड भी 3 होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 हैं। अब 2 है बट टेक्निकली ये 3 है, क्योंकि हमने 2 को मर्ज करके एक बना दिया। तो टेक्निकली है 3, पर वो डिस्प्ले में 2 आ रहे हैं क्योंकि हमने मर्ज करा हुआ है, बट है 3 ही। तो जिस तरीके से मैंने हेड को मर्ज किया है उसी तरीके से मैं TD को भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे भी आके कॉल स्पैन लिख दूंगा और इसको भी 2 बोल के इसको हटा दूंगा, तो ये भी मर्ज हो जाएगा सेल, और ये सेल मर्ज होके एक दिखने लगेगा। तो ये तरीका होता है 2 सेल्स को आपस में मर्ज करने का। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स को मर्ज करा, तो ये तो हो गया कि मैंने लेफ्ट राइट जो सेल्स थे उनको मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, बट सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैं इसको और इसको मर्ज करना चाहता हूँ ऊपर नीचे। तो कॉलम लेफ्ट राइट हो गया आपका, और जो रो है ऊपर नीचे हो गया। तो मैं चाहता हूँ ये ऊपर नीचे के जो मेरे 2 सेल हैं मैं इनको मर्ज कर दूँ आपस में। ये भी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो इसको कैसे करते हैं? इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं रो स्पैन। जैसे कॉल स्पैन था उसी तरीके से आता है एक रो स्पैन। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पहले TR के दूसरे TD के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो स्पैन इक्वल्स टू 2। तो मैं यहाँ पे फिर से 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 रो को मर्ज करना है आपस में, इसलिए मैं इसको 2 बता रहा हूँ। तो जब मैंने बोला कि आप इन 2 सेल्स को मर्ज कर दो, तो टेक्निकली मेरे पास एक सेल एक्स्ट्रा हो गया। अगर मैं इसको सेव करके अभी आपको दिखाऊं तो आप देखोगे मेरे पास एक सेल एक्स्ट्रा है इस समय। वो इसलिए है क्योंकि मैंने 2 को मर्ज करके एक कर दिया। तो अगर मैं इनको मर्ज कर दूं तो टेक्निकली मेरे पास जितने होने चाहिए थे ये उससे एक ज़्यादा हो गया। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक TD को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने 2 को ऑलरेडी मर्ज कर दिया है। तो जो यहाँ की वैल्यू थी वो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है, तो इसलिए हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये होता है रो स्पैन। तो हम दोनों तरीके की मर्जिंग यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे हम कॉलम को मर्ज करें चाहे हम रोज को मर्ज करें, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे वैलिड है। आप दोनों चीज़ों को मर्ज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो बेसिकली। बट ये दोनों ही वैलिड है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो और अपने टेबल को और एडवांस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको वापस रिवर्ट कर देता हूँ कुछ ऐसा, और इसको भी एक बारी के लिए रिवर्ट ही कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक बार और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 हेड और 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये स्पेस को हम कैसे हटा सकते हैं। यहाँ से ये जो बीच के जो स्पेसेस आ रहे हैं इन सेल के बीच में, इनको कैसे हटा सकते हैं। तो इनके लिए हम कुछ एक CSS लिख सकते हैं। तो मैं CSS की डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टाइल ऐड कर रहा हूँ टेबल के ऊपर। जैसे मैंने कहा था स्टाइल आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कोलैप्स, तो इस पर हम एक प्रोवाइड करते हैं कोलैप्स। तो जैसे हम ये करेंगे तो आप देखोगे कि वो सारे गैप्स जो हैं यहाँ से जा चुके हैं और ये सिंगल एक बॉर्डर की तरह दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिंगल बॉर्डर है, कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में। अब हम चाहे तो इसको पूरी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, पूरा स्टाइल लगा के टेबल पे, हेडिंग्स पे, TR पे, हम सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। वो बिल्कुल वैलिड है, वो हम तब बात करेंगे जब हम
CSS के लेक्चर पे पहुंचेंगे तब हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये स्पेसिंग कैसे हटा सकते हो। इवन आप विड्थ भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि अगर मैं ये 500 यहाँ से हटा दूँ और मैं CSS में आके बोलूँ कि मुझे विड्थ चाहिए 500 px की, तो आप देखोगे ये 500 px से स्ट्रेच हो जाएगा टेबल। तो वो आप पूरी तरह से यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हो। इवन अगर आपको 100% पे भी इसको मैनेज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी पूरी तरीके से वैलिड है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में। तो अगर हम ये टेबल बना रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे को नेस्टेड टेबल बनाने पड़े, एक टेबल के अंदर और भी टेबल बनाने पड़े। तो क्या ये वैलिड होता है ये तरीका? यस, ऑब्वियसली ये तरीका बिल्कुल वैलिड है। आप टेबल्स के अंदर कितने भी टेबल्स को नेस्टेड कर सकते हो। तो उसको कैसे करते हैं चले वो देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ही हेड कर लेते हैं और 2 ही इसमें अभी के लिए डेटा कर देते हैं और इवन रो भी अभी के लिए एक ही कर देते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो आप देख रहे हो कि अभी हमारे पास एक सिंपल सा एक टेबल है जिसमें एक हेड है और एक 2 TD है बेसिकली। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस रो के अंदर जहाँ पर मैंने ये नाम लिखा है, इस रो में मैं एक और टेबल ड्रॉ करूँ जिसके अंदर एक और नेम और एज का हेड हो और उसके अंदर भी कुछ अपनी वैल्यूज़ चल रही हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम TD के अंदर जाएंगे। सबसे पहले TD के अंदर हम जाके वापस से टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, बट इसमें बस एक ही आपको बात का ध्यान रखना होता है कि आप TD के अंदर ही टेबल बनाओगे, आप TD के बाहर नहीं बनाओगे। क्योंकि अगर आप TD के बाहर अगर आप टेबल बनाते हो तो वो स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। तो वो रिकमेंडेड तरीका नहीं होता। आपको कोई भी नेस्टेड टेबल बनाना है, आप किसी भी TD के अंदर जाके उसको बना सकते हो। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर भी सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ TR एंड देन उसके अंदर मैं लिखूँ TH और मैं फिर से लिख दूँ यहाँ पे नेम और मैं एक और बना दूँ, फिर से लिख दूँ यहाँ पे एज, देन अगेन उसके अंदर मैं एक और TR बना रहा हूँ। उस TR के अंदर मैं अगेन एक TD को ऐड कर रहा हूँ जिसको हम सेल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से नाम ऐड कर दिया है और इस TD में मैंने फिर से लेट्स से एक एज ऐड कर दी है और मैं इसको कितनी भी बार बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने इसको 4-5 बारी TR को कॉपी कर दिया है। ठीक है, उसी के साथ जैसे मैं सेव करूँगा आप देखोगे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है इस बार हम कर देते हैं 100%। और 100% करने का रीज़न ये है कि इसके पेरेंट का जो सेल है, इसका जो पेरेंट सेल है उसके अलाइनमेंट में ये टेबल फिट हो जाए हमेशा, उसके लिए हमने उसको 100% किया है। तो एक काम करते हैं, ये स्टाइल को दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जिससे ये बॉर्डर जो स्पेसिंग आ रही है बॉर्डर के बीच में वो गायब हो जाएगी। तो ये मैंने गायब कर दी स्पेसिंग। अब आप देखोगे कि इस एक सेल के अंदर एक और टेबल रन कर रहा है और उसके अंदर और सेल्स और हेड्स हैं। तो ये एक एडवांस तरीका होता है टेबल को यूज़ करने का। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे आपका TD की हाइट ग्रो करेगी आपके कॉरस्पॉन्डेंस TD की हाइट भी ग्रो करती रहेगी। तो ये अब अगर मैं इसके नीचे एक और TR ऐड कर दूं अपने पेरेंट वाले टेबल पे, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा कि अगर मैंने एक और TD ऐड किया, यहाँ पे मैंने फिर से नाम लिख दिया और यहाँ पे आके मैंने फिर से एज लिख दी, तब आप देखोगे वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उस TD में फ़र्क पड़ रहा है जिसके अंदर मैंने एक और टेबल ऐड किया, तो उसकी हाइट से उसके कॉरस्पॉन्डेंस वाले कॉलम को हाइट ग्रो होनी शुरू हो गई। तो ये होता है एडवांस तरीका इसको यूज़ करने का। आप कितना भी चाहे नेस्टेड टेबल्स को यूज़ कर सकते हो, बस एक ही थंब रूल है कि आपको वो TD के अंदर करना होगा, चाहे आप कॉल स्पैन के अंदर करो, बट करना एक TD के अंदर ही होगा। ये इसका थंब रूल है। तो दोस्तों आज हमने HTML टेबल के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर एडवांस टेक्निक तक। हम टेबल्स को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देखा आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कोड जर्नी विद ललित को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो फ्रंट एंड को मास्टर करना चाहता है तो उसके साथ भी प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत वैल्यूएबल होगी उनके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।